नमस्कार, बहुत स्वागत है। देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में आपदा प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया है। आपको बता दें, उन्होंने वहां मौजूद लोगों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया है। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रभावित परिवार तक त्वरित और पारदर्शी सहायता पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। साथ में आपको बता दें, उन्होंने कहा कि सीएम धामी से पहले भराली, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी और चंपावत जैसे कई आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और साथ ही राहत बचाव कार्यों का नेतृत्व भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार हर आपदा पीड़ित नागरिक के साथ खड़ी है और पुनर्वास कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। तो आपकी मेहनत को, आपकी योग्यता और प्रतिभा को मैं बहुत बधाई देता हूं। बहुत बधाई देता हूं आपको भी, और आपके साथ साथ आपके माता पिता जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्टों को उठाया होगा, परेशानियों को सहा होगा, लेकिन आपकी शिक्षा को अनवरत रूप से जारी रखा होगा। साथ ही अगर मैं आपके गुरु का नाम न लूं, उनका स्मरण न करूं, तो मुझे लगेगा कि अदांकी जी ने इतनी बड़ी बात यहां पर कही कि इनके गुरु को सारा स्मरण हो गया, उनकी स्मृति वापस आ गई, तो मैं कैसे उन गुरुओं को स्मरण न करूं जिन्होंने यहां तक आपको पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी युवा शिक्षक हमारी नई पीढ़ी के समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, हमारे देश के नौनिहालों को कर्णधार बनाएंगे और वो कर्णधार आने वाले समय में राज्य में और देश में, राज्य का भी देश का भी नाम रोशन करेंगे, क्योंकि आपके कंधों पर अब समाज और प्रदेश के भविष्य अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में सबसे पहला उनका अहम फैसला भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय था, जिससे पूरे देश में आदिवासी समाज की संस्कृति और योगदान को सम्मान मिला और उनको आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन मिला। और पहले की सरकारें केवल दिखावे के लिए आदिवासी समाज की बातें किया करती थी, जबकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के समग्र विकास के लिए नित नए कार्य किए जा रहे हैं। आज जहां एक और जनजातीय समाज के विकास के लिए दिया जाने वाला बजट पहले की तुलना में 3 गुना भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा दिया है। भाइयों बहनों, इसमें इतनी बड़ी बढ़ोतरी की है। वहीं जनजातीय समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के भी 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। और वहीं रुड़की के मंगलौर क्षेत्र से मानवता की एक मिसाल सामने आई है। आपको बता दें, यहाँ के खानमपुर कसौली गांव के दलित समाज के लोगों ने पंजाब में आई भीषण बाढ़ आपदा के पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री भेजकर समाज को एक मजबूत संदेश दिया है। पंजाब में आई बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे समय में जब कई लोग चुप है,
इस वक्त खानमपुर कौसली के लोगों ने चावल, आटा, कपड़े, दाल और अन्य जरूरी घरेलू सामान इकट्ठा करके आपसी सहयोग से बाढ़ पीड़ितों के लिए इसे भेजा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हमने अपनी क्षमता के अनुसार छोटा सा प्रयास किया है ताकि इस आपदा की घड़ी में हमारे देशवासियों को राहत मिल सके। भले ही मदद सीमित हो, लेकिन इससे पीड़ितों को हिम्मत मिलेगी और समाज में सहयोग की भावना और मजबूत होगी। गांव के प्रधान और ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की एकजुटता ही हमारी असली ताकत है। रुड़की के दलित समाज ने मानवता की मिसाल पेश की है। जी, आपको मीडिया की तरफ से मेरा आपको नमस्कार। और जो पंजाब आपदा के उसमें हमारे गांव से जो सामग्री इकट्ठी हुई है, गेहूं है, चावल है, दाल है, तेल है और जी आटा भी है, चीनी भी है, वो हम पंजाब को देने का हमारे पे बहुत बहुत मतलब खुशी की बात है हमारी, जो हम पंजाब को देने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे भी अगर भविष्य में कोई ऐसी बात होती हो, आगे भी देने का समाधान करेंगे। हमारे गांव का जो नाम है खानमपुर कुरसली और ये नासरण ब्लॉक में पड़ता है, जिला हरिद्वार। और हमारा डाक खाना है झबरेड़ा, तहसील रुड़की। से हर घर में से पैसा भी दिया है और अनाज भी दिया है। हर घर से, प्रति घर से अनाज आया है। कोई 1 कट्टा लेकर आया है, कोई 2 कट्टे लेकर आया है, आलू भी लेकर आए हैं। पंजाब तकरीबन ये अनाज होगा जी 40-42 कुंटल। एक छोटा सा गांव ये छोटी सी सामग्री पंजाब के लिए भेंट करते हैं। तो प्रणाम। जो दुर्घटना पर पहुंचे हुए हैं वहां पर उनकी मदद के लिए हमने गांव कुरसली में से जो अनाज इकट्ठा किया है, उसमें जो हम वहां पर उनकी मदद करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने पूरे गांव ने इकट्ठा करा है। घर घर से वापस करके हमने अनाज इकट्ठा करके हम वहां पहुंचाने के लिए इच्छुक हैं। और वही खबर रुड़की से है, जहां पिरान कलियर स्थित दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स मेले में इस बार सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई नजर आई। आपको बता दें, जहां एक और देश भर से हजारों जायरीन इस पाक मौके पर दरगाह में हाजिरी देने के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर साफ सफाई का भारी कमी देखने के लिए मिला और साथ में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीपल चौक, अब्दाल साहब रोड थाने के पास और शौचालयों के आसपास कूड़े के ढेर लगे हुए नजर आए। मेले के दौरान उठने वाली बदबू, मच्छरों का आतंक और बाजारों में फैली गंदगी से जायरीनों के साथ साथ स्थानीय लोग भी काफी नाराज नजर आए। हालांकि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने मेले से पहले ही साफ सफाई के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर जारी किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत पूरी तरह से कुछ और ही नजर आया। अब हालात ये है कि दुकानों पर ग्राहक भी कम आ रहे हैं, क्योंकि माहौल बेहद अस्वच्छ नजर आ रहा है। में ये साबिर पाक का मेला है जो साल में एक ही बार आता है, लेकिन यहाँ की सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, पानी भरा पड़ा है, गंदगी होती, कीचड़ हो रखा है और जो टंकियां थोड़ी बहुत लगी हुई है उनमें पानी नहीं है। और जो कुछ टॉयलेट वगैरह अगर सरकारी आ भी रखे हैं तो उनमें जाके देखो इतनी गंदगी, वहाँ पे खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखो जायरीन तो 12 वफात के दिन आते ही है यहाँ पे, मगर यहाँ पे कुछ व्यवस्था भी होनी चाहिए। अभी जायरीन इतने आते हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से एक साल में 20 से 30 करोड़ रुपए की आमद यहाँ पे दरगाह साबिर पाक की होती है, मगर उसमें से ऐसा भी नहीं होता कि 10% भी यहाँ पे जायरीनों की व्यवस्था के लिए खर्च हो जाए। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। परसों से पड़ा है, 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। हाँ, बदबू आ रही है कूड़े में। ये व्यवस्था सब यही गंदी हो रही है, इधर जाओ पानी, इधर कूड़ा, इधर सब कुछ गंदगी की है। व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए और इसके कीड़े पैदा न हो, मच्छर पैदा हो रहा है, बीमारी तो होगी इसमें 100%। और वही रानीखेत से गणेश भक्ति से सराबोर करने वाली तस्वीरें सामने आई है। आपको बता दें, श्री गणेश महोत्सव को लेकर आज अनंत चतुर्दशी पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिसने पूरे नगर को गणेशमय कर दिया है। ढोल नगाड़ों की गूंज, गुलाल की बहार और साथ ही भक्ति रस में झूमते श्रद्धालुओं के बीच शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया और पूरा माहौल गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा।
बीती रात गणपति शयनार्थी का आयोजन भी किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूजा के बाद से पुजारी भुवन चंद ने सभी को लड्डुओं का प्रसाद वितरित किया। इस मौके पर गांधी चौक पर दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें, जिसकी निगरानी कर रहे थे गणेश मंडल के संयोजक रामचंद्र मराठा। इस प्रतियोगिता में भी गणेश मंडल की टीम विजयी रही। पूरे आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई और साथ में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हो, ये देखने को भी मिला। ये शोभा यात्रा भव्य तरीके से पूरे नगर में निकाली गई। और वही खबर नैनीताल से है, जहां राज्य अतिथि गृह में आज नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा धर्मवाल की अध्यक्षता में नवगठित जिला पंचायत की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि बैठक में जिले के सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ में अधिकारियों ने भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह से वो अपने अपने क्षेत्रों के लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। बैठक के दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं से विभागीय अधिकारियों और जिला पंचायत अध्यक्ष को अवगत भी कराया, जिन्हें संबंधित विभाग के अधिकारियों ने प्राथमिकता से हल करने का आश्वासन दिया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा धर्मवाल ने कहा कि बैठक के दौरान पंचायत सदस्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी और जो आज नवनिर्वाचित जितने भी सदस्य आए हैं, तो मैं उनका स्वागत करना चाहती थी और करती हूँ। और जो भी उनने समस्याएं रखे हैं, जैसे कि गांव में समस्याएं हैं, जैसे कि पहाड़ों में है, स्वास्थ्य को लेके, हॉस्पिटलों को लेके और जानवरों की समस्याएं हैं, लोगों ने बताई हैं। आज जितनी भी समस्याएं हैं उनका हम विकास करेंगे और पूरे परिवार की तरह मिलके हम सहयोग करेंगे और साथ ही विकास करेंगे। जितने भी 27 मेंबर हैं मिलके इसका पूरा मुकाबला करेंगे और एकजुट होके करेंगे। मेरा जो एक जरा महत्वपूर्ण बिंदु ये भी था, जो हमारा जो प्राधिकरण है, प्राधिकरण के नाम से लोग कितना डरते हैं, लेकिन प्राधिकरण के जो विभाग के अधिकारियों के द्वारा एक गलत रिपोर्ट शासन को प्रेषित की गई थी कि इस क्षेत्र में कम से कम 70% लोग यहाँ पे कॉमर्शियलाइजेशन हो चुका है। तो जिस ऊपर उनके द्वारा गलत रिपोर्ट की थी, जैसे हमारा भीमताल का क्षेत्र है, धारी का क्षेत्र है, आपका गोलापार क्षेत्र है, लामाचौड़ क्षेत्र है, ये बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर आज भी 70% यहाँ पे खेती होती है। इन क्षेत्रों में प्राधिकरण लागू होने से वहाँ पे काफी निराशा है वहाँ के ग्रामीण के लोगों में। तो इसलिए हमारा कहना ये है कि इस क्षेत्र में अभी प्राधिकरण नहीं लागू किया जाए, क्योंकि यह अभी ग्रामीण क्षेत्र ही है, यहाँ पर डेवलपमेंट अभी पूर्णतः नहीं हो चुका है। और फिलहाल वक्त हो चुका छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। खबर नैनीताल से है, जहां भवाली गांव के समीप कैलाश व्यू नामक जगह में रुपए देने से इनकार करने से नाराज कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को लाठी डंडे से पीटकर मौत की घाट उतार दिया। आपको बता दें कि सूचना के बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटने को अंजाम देने वाले युवक पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार नगारे गांव निवासी युवक ने शनिवार लगभग 11 बजे अपने पिता से पैसे मांगे। पिता ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो उसने गुस्से में आकर पिता को लाठी डंडे से पीटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। पुलिस ने बताया कि रुपए के विवाद में पुत्र ने शराब के नशे में पिता पर वार कर दिया। सिर पर चोट लगने से पिता की मौत हो गई। वही घटना की सूचना के बाद से पुलिस फॉरेंसिक टीम तुरंत पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। कोतवाली भवाली क्षेत्र का ये मामला है। नगारी गांव के कैलाश व्यू की ये जगह है। इस जगह पे पिता पुत्र एक घर में रहते थे। दोनों शराब पीने के आदी थे। आज शराब पीकर दोनों बीच में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े में बेटे के द्वारा डंडे से पीटकर अपने पिताजी की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पे पहुंची है। इसमें फॉरेंसिक की टीम है और सीनियर अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं। घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा है। एविडेंस है, साक्ष्य है, वो जुटाए जा रहे हैं। सबको कब्जे में लेकर अब पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा
इसमें FIR कायम करने के बाद इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। सब बेटे को हिरासत में ले लिया गया है ना? उसको पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। जो उसके द्वारा बताया, यही चीज़ बताई गई है कि आज उसके अपने पिताजी के साथ वाद विवाद हुआ और उसी के बाद आवेश में आकर उसने भी काम किया। और वही उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों हरक सिंह का एक अलग ही शो चल रहा है। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत बीजेपी पर ऐसे वार कर रहे हैं जैसे वो कभी उस पार्टी का हिस्सा ही नहीं थे। आपको बता दें तेवर इतने तल्ख कि सियासी हलकों में हलचल मच गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या हरक सिंह अकेले इस तीर को चला रहे हैं या फिर बीजेपी के भीतर कोई गुप्त तीरंदाज बैठा हुआ है, उन्हें तीर कमान सप्लाई कर रहा है। हरक सिंह रावत का सियासी तीर देखने को मिला है। किसकी तरफ निशाना है, ये आशंका जताई जा रही है। बीजेपी पर हरक के वार के बाद से अनदेखी के आरोप भी लग रहे हैं। कि प्रदेश अध्यक्ष कुछ मेरे विरोधी ये भाजपा के लोग चला रहे हैं। कोई कह दे मैंने कहा कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाओ। भाई करण मेरा काम कर रहे हैं, पार्टी जो निर्णय लेगी। ये काम हरक सिंह का नहीं है, ये काम करण मेरा का नहीं, ये काम प्रीतम सिंह का, हरीश रावत जी का नहीं है। ये निर्णय पार्टी लेगी। बीजेपी में क्या सहयोग की जरूरत है मेरी? मुझे क्या बीजेपी थोड़ी सहयोग की जरूरत, हरक सिंह को सहयोग की जरूरत थोड़ी है बीजेपी की। अरे भैया क्यों जाऊंगा मैं बीजेपी में? जब ईडी भेज दी तुमने, चार्ज शीट लगा दी, अब क्यों जाऊंगा? अब जो झेलना था झेल ही लिया ना। अब तुम्हारे वैसे भी 3, 3.5, 4 साल निकल गए। अब तो अच्छा है कि तुम्हारी विदाई हो जाए। कांग्रेस सरकार है। तक रही बात भाजपा के सहयोग की, तो अगर उनको सहयोग करना होता तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया होता। और हरक सिंह रावत जी शायद ये बोल चुके हैं कि वो पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और विधायक हैं और अच्छे पदों पर रह चुके हैं। आजकल उत्तराखंड में एक दौर चला दिया उन्होंने, जिसको कहा जा रहा है, आम जनता ये कह रही है कि इन्होंने कपिल शर्मा शो बना दिया है। तो इस तरीके से आम जनता भी उन्हें कपिल शर्मा शो के रूप में देखना शुरू कर दी है, एक पपेट शो के रूप में देखना शुरू कर दी। वो इस तरीके की जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, निचले स्तर की जो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे वो जनता में ही अपना विश्वास खोते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जनता ये देख रही कि ये आदमी किसी का सगा नहीं, ये किसी का सगा नहीं और कोई ऐसा बचा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। ये बात है। तो इस बातों को थोड़ा सा हरक सिंह रावत जी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आप बातें बोल रहे हैं उससे साफ प्रतीत होता है कि आप जहां रहते हैं उस थाली में छेद करते ही करते हैं। तो जनता अगर आप पर भरोसा करेगी तो आप उसके साथ भी कहां से न्याय करेंगे। अब एक खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में लगातार आपदाओं के कारण किसानों को भारी आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि फसलें समय पर बाजार नहीं पहुंच पाने के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर उत्तरकाशी के किसानों ने जनप्रतिनिधियों के साथ राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की। किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मंत्री जोशी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करके आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बागवानी से जुड़े किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा और उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। यदि आपदा के चलते फसलें बाजार तक नहीं पहुंच पाती है तो उन्हें कोल्ड स्टोरेज में संरक्षित किया जाएगा। अगस्त को जो बहुत बड़ी आपदा आई उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ और वहाँ पे जो 5 अगस्त को जो बाढ़ आई उसमें जो देहरादून ने पूरे टकनौर क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था में बहुत कमजोरी हो गई। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आज माननीय जो हमारे कृषि मंत्री माननीय गणेश जोशी जी को मिले और मैंने कहा कि जो वहाँ पे बागवानी के जो हमारे 2013 की बाढ़ में के तर्ज पे जो बागवानी के उसमें किया जाए। और वही रानीखेत कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 ग्राम स्मैक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये गिरफ्तारी माता घंटेश्वरी मंदिर के पास उस वक्त की गई जब आरोपी स्कूटी पर सवार होकर इलाके से गुजर रहे थे। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान अनिल कुमार और करण कुमार निवासी बागेश्वर के रूप में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूछताछ में
आरोपियों ने कबूल किया है कि वो सिर्फ स्मैक रुद्रपुर के एक व्यक्ति MK अर्जुन से खरीद कर लाए थे। इस कार्रवाई से साफ है कि पुलिस अब नशे के सौदागरों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। प्रशासन की इस मुहिम को स्थानीय लोगों ने सराहा है और युवाओं को नशे से दूर रखने की अपील भी की गई है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के निर्देशन में उत्तराखंड राज्य को ड्रग फ्री स्टेट घोषित करने के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा के निर्देशन में रानीखेत पुलिस और SOG की टीम के संयुक्त अभियान के दौरान स्कूटी सवार 2 व्यक्तियों से लगभग 16 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। एक के पास से 8 ग्राम से कुछ अधिक और एक के पास से 8 ग्राम से थोड़ी कम स्मैक बरामद हुई है। ये दोनों मुलजिम बागेश्वर जनपद के रहने वाले हैं और इनके द्वारा ये बताया गया है कि रुद्रपुर के किसी व्यक्ति से ये लेकर आ रहे थे। इसमें सुसंगत धाराओं में कोतवाली रानीखेत में अभियोग पंजीकृत किया गया है और दोनों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। उत्तराखंड इस बार मानसून के साथ साथ भारी तबाही भी लेकर आया है। आपको बता दें, राज्य में अब तक कई सारी मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो 2010 के बाद से सबसे अधिक मानी जा रही है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार इस अत्यधिक वर्षा ने प्रदेश में जान माल को भारी नुकसान पहुंचाया है। सड़कों, मकानों और पुलों के साथ साथ लोगों की आजीविका पर पूरी तरह से प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लगभग 4700 करोड़ की क्षतिपूर्ति सहायता का मसौदा भी भेजा है। इस प्रस्ताव के आधार पर केंद्र सरकार की उत्तराखंड पहुंचेगी और सोमवार को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करेगी। इस दौरान आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वास्तविक नुकसान और पुनर्निर्माण की योजना भी प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद से केंद्र सरकार तय करेगी कि उत्तराखंड को कितना राहत पैकेज दिया जाएगा। और फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।